नमस्कार साथियों, संस्कृत उत्कर्ष चैनल पर मैं एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम व्यंजन के भेद जो कि वर्णमाला का ही एक भाग है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने इससे पूर्व वाले वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो को देखें। आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन। संस्कृत में व्यंजन के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती है 25। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। और तीसरा होता है उष्ण व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ही उष्ण व्यंजन, इन सभी को मिलाकर हम देखते हैं तो संस्कृत में कुल व्यंजन अपने हो जाते हैं 33। अब स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं और स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो चलिए स्पर्श व्यंजन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श यानी कि टच करना, छूना, यानी कि इन व्यंजन का उच्चारण करते समय, इन वर्णों को बोलते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख के किसी न किसी भाग को टच करती है, स्पर्श करती है और वायु जो है कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए रुककर बाहर की ओर निकलती है। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो देखेंगे कादयो मा उसामाह स्पर्श है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु अर्थात हवा कुछ पल के लिए रुककर झटके से बाहर निकलती है, वे स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिनको हम 5 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं या जिनको 5 वर्गों में भी बांटा जा सकता है। अब ये 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं, हम इन्हें करेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, वर्ण और वर्ग इन दोनों में अंतर समझना है। 5 वर्णों के समूह को हम एक वर्ग कहते हैं, अर्थात एक वर्ग में 5 वर्ण शामिल होते हैं। तो अब ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं उसमें देखिए, सबसे पहले आपके आता है कै वर्ग। कै वर्ग में कै, ख, ग, घ और ड़। दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। तीसरा है ट वर्ग, ट, ठ, ढ, ड, न। चौथा वर्ग है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और पांचवा है प वर्ग, प, फ, ब, भ और म, यानी कि क से लेकर म तक ये 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, मेरी ये बात याद रखें, 5 वर्णों के समूह को एक वर्ग कहा जाता है। अब यहां पर आपको ये स्पर्श व्यंजन का क्रम स्पष्ट रूप से याद रखना है। यदि आपने किसी भी वर्ण का स्थान परिवर्तन कर दिया तो आपको संधि में या और अन्य किसी भी व्याकरणात्मक बिंदु में हमें परेशानी में डाल सकता है, इसलिए आप इनको क्रम से ही याद करें, क्योंकि हम जब संधि पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि एक वर्ग के स्थान पे दूसरा वर्ग या किसी वर्ग के दूसरे वर्ग के स्थान पर किसी भी वर्ग का दूसरा वर्ण आदेश होगा। संधियों के ऐसे नियम होते हैं, तो वहां के उसके लिए हमें इनको स्थान परिवर्तित नहीं करना है। जिस क्रम में ये लिखे हुए हैं इसी क्रम में हमें याद रखना है। तो अब दूसरा व्यंजन होता है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। अब अंतस्थ व्यंजन कहते किसे हैं, तो यहां पर देखिए, वे व्यंजन जिनका उच्चारण वायु को कुछ रोककर अल्प शक्ति के साथ किया जाता है, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें कुछ देर हमारे शरीर में वायु को रोकना पड़ता है और अल्प शक्ति के साथ उन्हें बोला जाता है, यानी कि इनको बोलने के लिए हमें अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब ये अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए
ये, वे, रे और ले। ये, वे, रे और ले, ये चारों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब आते हैं अपने ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है। अब ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु को धीरे धीरे रोककर रगड़ के साथ निकालकर किया जाता है। यानी कि ऊष्म व्यंजन, जब इन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो वायु धीरे धीरे रुक कर और रगड़ के साथ हमारे मुख से बाहर की ओर निकलती है। या हम इसको साधारण भाषा में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ऊष्म, ऊष्म का तात्पर्य होता है गर्म। यानी कि इन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ये ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे पहले आपके आता है श, फिर श, तीसरा है स और चौथा ऊष्म व्यंजन होता है। श, स और है। ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब इसमें आपने एक विशेष बात नोट की होगी कि प्रत्येक व्यंजन जो अभी हमने लिखे हैं वो सभी व्यंजन के नीचे एक टेढ़ी रेखा खींची हुई है। इस टेढ़ी रेखा को हम संस्कृत में बोलते हैं, व्याकरण की भाषा में बोलते हैं हलंत। हलंत का अर्थ होता है आधा अक्षर, यानी कि स्वर रहित वर्ण। क्योंकि हमने व्यंजन की परिभाषा में ही देखा था कि वे वर्ण जिनका उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता के नहीं कर सकते। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि हलंत क्यों लगाया गया? तो किसी भी बात को समझाने के 2 तरीके होते हैं, या तो लिख कर समझाना या बोल कर समझाना। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने वर्णमाला का निर्माण किया तो उन्होंने बोलने वाली विधि के माध्यम से ये चीज स्पष्ट नहीं कर पाए कि ये वर्ण स्वर रहित है या स्वर युक्त है। तो इसके लिए उन्होंने दूसरी विधा का प्रयोग किया जिसे हम कहते हैं लिखित भाषा, यानी कि हलंत का चिन्ह लगा देना। आप स्वयं भी अगर चाहें तो जैसे एक क है, इसका उच्चारण करके देखें। यदि हम क का उच्चारण करते हैं, क ए स्वर की ध्वनि निकल रही है, तो बोलने के माध्यम से क में ए स्वर आ रहा है। तो अब व्यंजन तो बिना स्वर की सहायता के बोला नहीं जा सकता, यही इसकी परिभाषा होती है। लेकिन हमें तो व्यंजन लिखना है, तो इसके लिए उन्होंने दूसरा साधन अपनाया, वो था लिखित साधन। यानी कि इसके लिए उन्होंने एक विशेष चिन्ह का निर्माण किया जिसे हम कहते हैं हलंत, यानी कि एक टेढ़ी रेखा। जिस वर्ण के नीचे टेढ़ी रेखा अर्थात हलंत का चिन्ह लगा होता है, उसका अर्थ होता है कि इस वर्ण में स्वर मिला हुआ नहीं है। क्योंकि अगर ये हलंत अगर हम हटा देते हैं तो इसमें ए स्वर मिल जाएगा और हमारा व्यंजन अधूरा रह जाएगा। इसलिए इस रेखा का तात्पर्य होता है स्वर रहित वर्ण। अगर आप मेरे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, सरल लगता है पढ़ाने की विधि से, तो कृपया प्लीज इसे लाइक करें और अपने अन्य साथीगण जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जैसे 3rd ग्रेड, सीटेट, 2nd ग्रेड या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो उन सभी साथियों को भी ये सेंड कर दें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकें। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद संस्कृतम, जय हिंद भारत।